हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी ज्ञान फ्रेंड्स। तो आज के इस डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं प्रस्तावना के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और हर एक एग्जाम में इसमें फैक्चुअल से लेकर के एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको फैक्ट के साथ साथ एनालिसिस जो होते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसे भी बताऊँगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर मेरा लगाने का उद्देश्य ये है कि इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। और तो आप ये बताइए कि इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को। ठीक है। तो ये 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, 14 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। तो देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना हमारे संविधान में क्यों है और प्रस्तावना क्या है? ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, ये जानना सबसे ज़रूरी है। रादर कि आप ये जानें कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो उससे काम चलेगा नहीं। तो आपको ये भी जानना होगा कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है और हमें प्रस्तावना क्यों पढ़ना है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इस लेसन का प्रीव्यू लेते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है, प्रस्तावना क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसके अंदर के फैक्ट क्या हैं और इससे रिलेटेड विवाद क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो आप यहाँ से ही ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको वीडियो देखना है या नहीं देखना है। तो आई सजेस्ट यू कि आप इसे अंत तक देखें। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि आपको ये बता दें कि प्रस्तावना क्या होता है, कि आपने ट्रेलर देखा होगा मूवी का। तो क्या मूवी बनती है तो सीधा मूवी थोड़ी दिखाते हैं, उसमें ट्रेलर आता है। और तो उस ट्रेलर में क्या होता है कि अगर 2 घंटे की मूवी है और 2.5 मिनट का ट्रेलर है, तो उस पूरी मूवी की झलक आपको 2.5 मिनट में दिखती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे संविधान में प्रियम्बल है, यानी संविधान पढ़ने से पहले आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे। प्रियम्बल में पूरे संविधान की झलक है। जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो यहाँ से आप डिफाइन ये कर लेंगे कि आपके संविधान में क्या क्या है। तो बेसिकली प्रियम्बल को अगर एक एक शब्द में अगर कहें तो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, जो संविधान की को स्टार्ट होने से पहले, संविधान स्टार्ट होने के पहले आता है। या फिर ये कह लें कि एक ट्रेलर है, या फिर पूरे संविधान का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये बता देता है। या फिर ये कहते हैं कि हमारे संविधान में कैसे आइडियाज हैं और कैसे एस्पिरेशन हैं, यानी कि हमारा इसमें आइडिया कैसा है, आदर्श कैसा है और इसका लक्ष्य क्या है, ये बता देता है। या फिर पूरे संविधान की फिलॉसफी क्या है, ये बता देता है। या फिर ये कहें कि इसका उद्देश्य क्या है, ये भी बता देता है। तो ये होता है प्रस्तावना का अर्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है प्रस्तावना, इधर हिंदी में है और यहाँ पे ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए, जैसे मैं ये पढ़ूँ, कोई भी हिंदी इंग्लिश, चलो हिंदी वाला पढ़ देता हूँ। ये स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से। अब यहाँ पे देखते वी द पीपल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे है हम भारत के लोग। यहाँ से एक सवाल यहाँ से आ जाता है। सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है। बाकी ये सारी जितने दिख रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, या फिर न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, समानता कितने प्रकार की है, और ये सारी चीज़ें आते हैं। और ये बना कब है? तो अब देखिए, इससे सवाल कैसे निकलते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो सबसे पहले इसके ओरिजिन की बात करेंगे हम। उससे पहले भी कुछ चीज़ें बात करते हैं, बल्कि एक सीक्वेंस में मैं आपको सिखाता हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि संविधान जब बना है और प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, लेकिन आपको पता है कि संविधान सारे भारत की जनता ने नहीं बनाया है। उस वक्त भारत तो आज़ाद था नहीं, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने उसे बनाया है। तो उसमें कुछ एक मेंबर थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, संविधान है, ये पूरे भारत के बिहाफ में उन्होंने ये लिखा है कि हम भारत के लोग। ठीक है। जैसे अब ये सपोज करो कि मोदी जी अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ वो कहते हैं ना कि हम भारत की तरफ से बोले, 130 करोड़ आबादी की तरफ से बोल रहे हैं। तो उसी तरह अगर, तो इस कंटेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। ओके। तो
आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए, इसमें यानी न्याय है, यानी कि हमारे संविधान में न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता है, यानी कि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की बात की गई है। समता है, यानी कि हमारे संविधान में समता की बात की गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और ये लक्ष्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र गणराज्य, यानी कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे न्याय मिलेगा लोगों को, उनको स्वतंत्रता होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ें। बाकी की और चीजें अंदर चलते हैं। अब संविधान के बारे में कुछ लोगों का कुछ राय था, जैसे N.A. पालकीवाला। ठीक है, मैं हिंदी में लिख सकता हूँ, हिंदी वाले बिल्कुल वीडियो छोड़े ना। ठीक है, पालकीवाला, इन्होंने कहा कि संविधान जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, वो सॉरी, प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का। उन्होंने कहा था कि ये संविधान का पहचान पत्र है। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ देख सकते हैं, संविधान का पहचान पत्र इन्होंने कहा था। ठीक है, तो आपसे सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि संविधान को पहचान पत्र की संज्ञा किसने दी, तो वो है N.A. पालकीवाला। ओके, दूसरा, इसे पॉलिटिकल हेरोस्कोप कहा गया था। पॉलिटिकल हेरोस्कोप क्या होता है आप सबको पता होगा। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही थी। हेरोस्कोप, ये K.M. मुंशी जो थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे ये, तो इन्होंने इसे पॉलिटिकल हेरोस्कोप कहा था। एक स्टेटमेंट और आया था इसके रिगार्डिंग, जो कि इसे कहा गया था सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताइए कि आप सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा की संज्ञा इसे दी गई थी, वो किसने दिया था? नहीं पता है, मैं बताता हूँ। ठाकुरदास भार्गवा नाम था इनका। ठाकुरदास भार्गव। तो ये तीनों स्टेटमेंट आप याद रखिए कि आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा, पॉलिटिकल हेरोस्कोप किसने कहा, और संविधान की आत्मा की संज्ञा इसे किसने दी थी। ठीक है, तो ओके, देखिए ये जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इनके इसे जिसे डिजाइन किया उनका नाम क्या था, तो ये भी पूछे जा सकते हैं सवाल। वन डे में कुछ भी पूछा सकता है। इनका नाम था राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, इन्होंने इसके डिजाइन को तैयार किया था। आर्टिस्ट थे ये, जो साइड में दिख रही है सारे आर्टिस्टिक कलाकारी। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल पेज में दिखाता हूँ आपको। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो सोर्स क्या है? सोर्स क्या, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये इंडिजीनियस, मतलब हमारे देश में तो ये हुआ नहीं, किसी देश से तो बोरो ही किया गया होगा ना। तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसे बोरो किया गया था। पूरे विश्व में अमेरिका एक मात्र देश था जिसने सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना को लाया। हालांकि 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, इसमें भी एक प्रियम्बल था, उसमें जब भारत गुलाम था, लेकिन 1935 वाले में नहीं था। तो अगर ये पूछे कि भारतीय संदर्भ में कि अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे रहे तो 1919 वाले में आप आंसर उसे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सोर्स है प्रियम्बल का जो सोर्स है वो अमेरिका है। ओके, तो उसके बाद कई देशों ने इसे कॉपी किया, जैसे इंडिया ने भी किया है। ओके, अब बताइए किसका लैंग्वेज कैसा है? बोरो तो हमने अमेरिका से कर लिया, अमेरिका। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। इसका जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया? तो भाषा इसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। अब इंडिया में जो इसे बनाया गया था, तो इसके सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में इसे लाया गया था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? किसने प्रस्तावित किया था, बता सकते हैं आप? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने ये पेश किया था, और इसे ठीक कुछ दिनों बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया, जो बाद में चलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रियम्बल बना। ठीक है, ओके, तो आई होप ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। सोर्स अमेरिका, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी। ठीक है, कब लाया गया, डेट याद रखना पड़ेगा आपको, पूछे जा सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 को, और स्वीकार किया गया था कब? 22 जनवरी 1947 को। ओके, तो ये कुछ इससे प्रियम्बल के से रिलेटेड सोर्स हो गए। तो ओके, तो आप इसे लिख लो, आप इसे लिख सकते हैं। ओके,
अब बात करते हैं हमारे संविधान में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके मूलभूत तत्व क्या है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है मूल तत्व। मूल तत्व क्या है इसमें? देखो, जैसे कि मैंने पहले प्रस्तावना का पहला जो है, ठीक है, प्रस्तावना का मूल तत्व में प्रस्तावना का जो पहला लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इनको अधिकार कौन देता है? संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है? पीपल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसी तरह ये लाइन जो है ये कॉपी किया गया अमेरिका से। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ओके, तो आई होप, तो इसमें है सोर्स क्या है, वो यहाँ की जनता है। भारत की जनता से हमारे संविधान को शक्ति मिलती है। ओके, इसका नेचर कैसा है, इसका प्रकृति कैसा है? तो प्रकृति कैसा है इसका, देखिए ये करता क्या है, तो आप यहाँ पे फिर से मैं लेके चलता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे देखो, ये कहता है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये हमारे देश का नेचर है कि हम संप्रभुत्व तो हैं। संप्रभु, देखिए इसके डिटेल्स में इसके सारे जो टर्मिनोलॉजी हैं उसके अलग से वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट में, तो आप उसे देख लीजिएगा। ओके, तो यानी कि भारत संप्रभु देश है, यानी कि भारत पे किसी दूसरे देश का कोई कब्जा नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, अपने कानून ठीक खुद बना सकते हैं और अपने जितने भी हमारे मामले होते हैं उसको खुद ही रेगुलेट करेंगे। पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है, यहाँ पे मतलब कोई क्या कहते हैं, धर्म राज्य जो है वो नहीं है, समाजवादी है हमारा देश। तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, वो अलग से वीडियो है। तो ये हमारा प्रकृति है, ठीक है, ये हमारे संविधान का नेचर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव फिर से वापस में लेके चलता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्याय को सुनिश्चित करना, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और समता सुनिश्चित करना, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ओके, और बंधुत्व को स्थापित करना, फ्रेटर्निटी जिसे कहते हैं ना। देखो इतना अच्छा से आप अपने कहीं नहीं पढ़ा होगा प्रियम्बल, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, अगर भविष्य में इससे क्वेश्चन आएंगे और आएंगे ही सवाल। ओके, ऑब्जेक्टिव बता दिया। डेट ऑफ एडॉप्शन फिर बताता है इसमें, इसका मूलभूत होता है कि डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। तो इसलिए बताइए कि हमारे देश में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को संविधान दिवस मनाया जाता है। ओके, तो ये इसके मूलभूत तत्व थे। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? भारत की जनता। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया, नेचर बता दिया, एडॉप्टेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेट है वो बता दिया। अब देखो, जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी ओरिजिनल प्रति है। अभी से मैं क्यों दिखा रहा हूँ, आपको देखना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है। ये है ओरिजिनल पेज है, ठीक है, ये है ओरिजिनल पेज। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि किस कलर का है और पैटर्न क्या है, नहीं। तो देखो 26 नवंबर जो होता है, अब इसे हर साल 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलते हैं इसके फैक्ट के तरफ। तो मैंने पहले लाइन में बता दिया था कि संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ओके, और फाइनल ड्राफ्ट जो था, सबसे पहले इसे अडॉप्ट कब किया गया ये बता दिया मैंने, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसके बनने में कितने समय लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। हालांकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे लीगली, यानी कि कानूनी रूप से इसे 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। तो 2 सवाल होते हैं कि इसे अडॉप्ट कब किया गया, कंफ्यूजन यहाँ से हो सकता है आपको। ये स्वीकार करने वाला डेट है। और 26 तारीख को जो हुआ था, ये 26 जनवरी को ये लागू हो गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब था तो उसमें आर्टिकल कम थे। हालांकि टाइम टू टाइम हमारे देश में परिस्थितियां बदली और हमारे संविधान भी धीरे धीरे संविधान में भी बदलाव लाए जा रहे हैं अमेंडमेंट के तहत, यानी कि संशोधन किया जा रहा है ना, बदलते। तो इसीलिए तो हमारा संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और इसीलिए यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है एंड रिजिड भी है। तो अभी जो हमारे संविधान में है वो लगभग 448 आर्टिकल हैं, यानी कि अनुच्छेद, 25 भाग हैं, ठीक है। और 100 से ज़्यादा इसमें संशोधन हो चुके हैं और 12 शेड्यूल हैं। तो अब ये सवाल आपके मन में आया होगा कि जब भाई संविधान बना होगा तब कितने होंगे, वो बताता हूँ। जब संविधान बना था तब 395 अनुच्छेद थे ओरिजिनली, ओके।
और 8 अनुसूची था, 8 अनुसूची थे। फिर ये बताइए कि इसमें भाग कितने थे, तो 22 भाग थे। ओके, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो है ये इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पूरे पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है एंड लॉन्गेस्ट हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो गई। हम बात करें प्रियम्बल के बारे में। ओके, सो प्रियम्बल संशोधन, क्या हमारे प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है? इसी बात को लेकर के कई बार विवाद हुए। अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है, तो केवल एक बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है 1940 नहीं 1976 में हुआ है, 40 में नहीं, क्योंकि 1940 में तो बना ही नहीं था ना। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसके तहत हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, जिसका नाम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी। यानी कि इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, अखंडता। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि किसको संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो यह है संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एंड इंटीग्रिटी। इंग्लिश में आप याद रखेंगे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो केवल एक बार हमारे संविधान में संशोधन हुआ है। पहले इसी बात पे कई बार चर्चा चला था, विवाद हुए कि क्या हमारे प्रस्तावना को क्या हम अमेंड कर सकते हैं, प्रस्तावना को अमेंड कर सकते हैं क्या, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? तो पहले था कि नहीं किया जा सकता। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं, उसे भी देखते हैं। उससे पहले कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जिसका हिंदी सब होता है संप्रभुता, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया। तो इन सब टर्म का अलग अलग मतलब है, जिसे मैंने इसके एक पार्ट 2 में आपको मिलेगा। वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप इसे देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं संविधान को जानने में तो। इसलिए इसे छोड़ते हैं। अब इसे लिखा गया था हाथ से, जिन्होंने लिखा था उनका नाम क्या था, ये महत्वपूर्ण है। इट वॉज हैंड रिटन, जब स्टार्टिंग में प्रिंट नहीं हुआ था, तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। और कुछ यूनिक फैक्ट है जो आपको पता नहीं होगा। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था देहरादून में। सबसे पहले पब्लिश होने का मतलब है कि वहाँ से पब्लिश होके दिल्ली आया था, ठीक है। और इसकी जो फोटो लिथोग्राफ्ड हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, ओके। और इसकी कैलीग्राफी देख सकते हैं आप, कितनी बेहतरीन है ये। इसे बोलते हैं कैलीग्राफी, और ये कैलीग्राफी मतलब ये होता है लेखन शैली, सॉरी। और ये डिजाइन तो मैंने पहले बता दिया था कि किसने किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे अगर ऐसा पूछा जाए। हैंड रिटेन था, किसके द्वारा लिखा गया, ओके। और देखिए, अब बताइए कि ये क्या है। ये सब चीज आपको कहीं आज तक यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिला होगा। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक रखा हुआ है पार्लियामेंट के, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट में रखा हुआ है, जिसे बोलते हैं संग्रहालय। संग्रहालय में अभी भी रखा हुआ है। आप अगर कभी घूमने जाएंगे तो आप उसे देख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इतनी साल पुराने 1949 में बन गया था, यानी कि 51 + 20 यानी कि 71 ईयर्स से ज़्यादा ये पेपर कैसे रख सकते हैं? हमारे घर में तो पेपर में दीमक लग जाते हैं। तो भाई ये रखा हुआ है, देख रहे हैं, उस पर ग्लास लगी हुई है ना, इस पर, इसके अंदर गैस भरी है। तो आप बताओ कि इसके अंदर कौन सी गैस हो सकती है? ऑक्सीजन होगा, CO2 होगा, क्या हो सकता है? हाइड्रोजन। इसके अंदर हीलियम गैस भरा हुआ है, इसके अंदर हीलियम गैस है, ठीक है। इतना डीप में भी अगर जाके किसी भी एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ इसका जवाब आप ही बता सकते हो, क्योंकि आपने हमारे चैनल पे देखा है। इसमें हीलियम गैस रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कुछ फैक्ट जान लेते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग का। देखो, ये जो संविधान सभा बनने का जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा सा मैं संविधान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूँ कि 1946 में 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। दे मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। और पहली, थोड़ा सा ये प्रियम्बल से हटके है, लेकिन थोड़ा सा आप जान लो। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था उसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, टेम्पोररी चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया था। और दूसरे वाले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ठीक है, इन्हें चुना गया था इनका अध्यक्ष, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा हटके फैक्ट बता दिया आपको। तो प्रियम्बल
में इससे ज़्यादा और भी क्या हो सकता है? देखिए, अब जब प्रियम्बल संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय तो एक था संविधान सभा था, ठीक है, जो कि संविधान सभा क्या करती है? संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, संविधान बनाने का कार्य कर रही थी, जबकि एक दूसरी तरफ एक और सभा थी जो उस समय विधि निर्माण के काम कर रहे थे, यानी कानून बनाने के काम कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे जीवी मावलंकर। ओके, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब कुछ पिक्चर मैं दिखाता हूँ आपको, क्यों आप देख सकते हैं, आपको समझने। देखिए, ये पहली पिक्चर है, ये पहली मीटिंग जब हुई थी 9 दिसंबर 1946 का, तो उसमें जो मीटिंग हुई थी आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कौन कौन है। देखिए, ये कौन है, इन्हें पहचान सकते हैं आप, पटेल जी हैं। ओके, बहुत सारे लोग जो भी थे ये। फिर आप देखिए, ये जब पहला ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे जब लाया गया था, तो उस समय का चित्र है जब फाइनल ड्राफ्ट इसका लाया गया था, अंतिम प्रारूप बन के जब तैयार हो गया था संविधान। देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये संविधान है, संविधान का पहला प्रति जो होता है वो है, ठीक है। और इसे शायद ये मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो देख रहे हैं इसे। फिर आप देखिए, ये जो है जब संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया तो इस पे हस्ताक्षर हो रहा है, संविधान सभा के जितने मेंबर हैं सारे के सारे सिग्नेचर कर रहे हैं इस पे। तो ये मैं आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो देख सकते हैं आप, ये सरदार पटेल हैं, और भी चेहरे तो आप पहचान सकते हैं, अगर आप पहचानते हो तो आप बताएं कि इस पिक्चर में कौन कौन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि देखो, इसमें मैंने बताया कि न्याय, यानी कि न्याय जो है वो रशियन क्रांति से प्रभावित था। रूस की क्रांति जब हुई थी तो वहाँ से इसे लिया गया था, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई हमारे मतलब प्रियम्बल में, वो रूस की क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है। और जो हमने इसमें बात किया था स्वतंत्रता का, समानता का और बंधुत्व का, वो फ्रांस की क्रांति से ली गई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, फ्रांस की क्रांति। तो आप हमें कमेंट में ये बताओ कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब आते हैं इसके सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके विवाद जो हैं वो क्या रहे हैं। तो विवाद पहले ये आया था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। देखो, संविधान में प्रस्तावना, सबसे पहले संविधान बना, संविधान लिखा गया, उसके बाद प्रस्तावना अंत में से हमारे ओरिजिनल जब बना कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें प्रियम्बल नहीं था, प्रियम्बल इसमें बाद में ऐड किया गया था, आप इस बात को ध्यान रखें। तो उस समय ये था कि इसका ये अंग है नहीं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी है। संविधान प्रस्तावना क्या था कि जैसे आप कोई बुक पढ़ते हो तो सबसे पहले मिलता है ना प्रस्तावना, उसको प्रीफेस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो केस था वो बेरुवारी यूनियन 1960 में ये केस आया था कि क्या ये अंग। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो है, इसमें बेरुवारी केस में उन्होंने कहा था कि नहीं, ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। और तो फिर एक बात ये चला था कि आर्टिकल जो 368 है, आपको पता है 368 क्या है, संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है आर्टिकल 368। तो उसमें यह था कि क्या संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो बेरुवारी केस में यही कहा गया था कि संविधान जो है उसमें संशोधन हो या नहीं हो। तो इसमें बेरुवारी नाम के एक फेमस केस है ये। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं होना चाहिए। फिर सबसे फेमस तो इसमें कहा कि इसमें यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरुवारी केस में कहा गया। फिर पूरे संविधान में सबसे फेमस जो केस है वो है केशवानंद भारती 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपने जो पिछला मामला था बेरुवारी वाला उसे पलट दिया और उसमें कहा कि संविधान जो है वो हमारे प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अंग है, ठीक है। ओके, संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग। ओके फ्रेंड्स, तो आप समझ गए कि पहला जो था बेरुवारी केस
इसमें कहा गया था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, जबकि फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है संविधान का अंग है। तो ये था कि इसका पार्ट है या नहीं है। फिर दूसरा केस आता है कि इसमें संशोधन हो सकता था या नहीं हो सकता था। तो पहले कहा गया कि होगा, फिर दूसरे केस में उसे पलट दिया गया, जैसे बिरुवारी केस में फिर कहा गया कि आप कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। केशवानंद भारती वाले केस में कहा गया था कि ऐसे इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड लेटर ऑन फिर एक केस आया जिसका नाम है SR बोमई केस। SR, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, SR बोमई केस में ये 1994 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है प्रस्तावना जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं मूलभूत संरचना, यानी कि बेसिक संरचना बोलते हैं, जो संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड फिर एक और केस आया था इसके पार्ट से रिलेटेड, वो था LIC ऑफ इंडिया 1995 में आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। इट इज अ इंटेग्रल पार्ट, है ना, इंटेग्रल पार्ट। इसे इंटेग्रल पार्ट बताया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसमें संशोधन हो सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को, मूलभूत जो संरचना है हमारे संविधान के, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और संविधान में कितनी बार ये प्रस्तावना में कितनी बार अमेंडमेंट हुए पता है आपको? एक बार, केवल एक बार हुआ था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन के दौरान। अब इसे खत्म करने से पहले कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं कि ये प्रियम्बल जो है ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है। प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर नॉर अ सोर्स ऑफ लिमिटेशंस। ये ना हमारे ऊपर सीमाएं लगाती है और ना ही हमें ये कोई शक्ति देती है, बल्कि जिससे जनता से शक्ति मिलती है, जैसे मैंने पहले बताया। दूसरी बात, ये हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्तव्य को नहीं सौंपती है। इट नीदर प्रोवाइड्स एनी पावर नॉर इम्पोजेस एनी ड्यूटी। एंड द लास्ट वन, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे देश में जो कानून है उसको इंटरप्रेट करने में लाया जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में लाते हैं, लेकिन ये किसी को शक्ति प्रदान नहीं करती है। दूसरी बात, क्या इसे कोर्ट के द्वारा लागू किया जा सकता है जिस तरह फंडामेंटल राइट को लागू किया जाता है? फंडामेंटल राइट पता है आपको इन्फोर्सेबल है, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। प्रियम्बल इज नीदर इन्फोर्सेबल नॉट जस्टिफिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसका मतलब यह कि कोर्ट इसमें किसी तरह का कोई भी मतलब एक होता है ना ऑर्डर, इसके अगेंस्ट नहीं ला सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अब मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये बता सकता हूँ कि आपसे कोई भी सवाल नहीं छूटेगा पूरे प्रियम्बल का, ठीक है। तो आप इसे बढ़िया से सुने, वापस दोबारा सुने, एंड अगर ओके, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल के साथ। आप अनुसूची पढ़ सकते हैं और मैं अनुसूची पढ़ने का अलग अलग टेक्निक बताऊंगा कि उसे कैसे आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, हैव एन ऑसम डे।